हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर, ज़्यादातर लोग मुझे पीके सर के नाम से भी जानते हैं। मैं आप सभी अपने प्यारे छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कोरोना महामारी की वजह से हम लोग कोचिंग क्लास नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, आप आराम से घर पर बैठ करके हमारे ऐप्स के माध्यम से पूरे फिजिक्स का घर पर बैठ करके बहुत ही अच्छे ढंग से आप तो उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से हम लोग मेहनत करने जा रहे हैं, कर भी चुके हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो हम लोग आज क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आपको हम क्लास 12th फिजिक्स का पूरा पाठ्यक्रम या सिलेबस आपको हम बता दें। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर आप लिखा है, आपका पूरा सिलेबस 12th फिजिक्स का हमने बोर्ड पर अच्छे तरीके से पूरा लिख दिया है। हमने इसको 12th के फिजिक्स को टोटल 8 यूनिट में हमने डिवाइड किया है, बांट दिया है, 8 यूनिट में डिवाइड किया है। देखिए, पहले यूनिट आपकी है स्थिर विद्युत की। ठीक है, इसको हमने 5 अध्याय में बांटा है। ठीक है, एनसीईआरटी में सब एक में ही दे दिया गया है। स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की जितने भी हैं टॉपिक सबको एक ही मिला के दिया है, लेकिन हमने इसको 5 अध्याय में बांटा है ताकि आपको हम ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा से और अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ा सके, इसलिए हमने इसको 5 अध्याय में डिवाइड किया है। और इसमें से बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड वाले 8 नंबर का इसमें से आपके पेपर में पूछेंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट आपकी है धारा विद्युत। धारा विद्युत भी एनसीईआरटी में सब एक में ही मिला करके दिया गया है। हमने इसको 2 अध्याय में बांटा है। इसमें से पेपर में आपका आता है 7 नंबर का, आता है 7 नंबर का। उसके बाद तीसरी यूनिट आपकी है धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में सब एक में है। हमने इसको अपने तरफ से 5 अध्याय में डिवाइड किया है। पेपर में आपके जो है इसमें से 16 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद चौथी यूनिट आपकी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें से 1 अध्याय टोटल है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद 5वीं यूनिट आपकी है प्रकाशिकी। हालांकि प्रकाशिकी में 2 प्रकाशिकी है, एक आपका है किरण प्रकाश की और दूसरा आपका है तरंग प्रकाश की। तो दोनों को मिला के हमने प्रकाश की लिखा है। इसमें से आपके टोटल 10 चैप्टर में हमने आपको डिवाइड किया है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद यूनिट नंबर 6 आपकी आती है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 2 अध्याय है और बोर्ड एग्जाम में इसमें से 4 नंबर का आपका पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 आपकी है नाभिकीय भौतिकी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें से बोर्ड एग्जाम में 3 अध्याय का इसमें से हमने इसको 3 अध्याय में डिवाइड किया है। ठीक है, बोर्ड पेपर में इसमें से 6 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट और 8वीं यूनिट आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने इसको 2 अध्याय में डिवाइड किया है। इसमें से बोर्ड पेपर में 12 नंबर में पूछा जाता है। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, आएगा 70 नंबर आपका ये थ्योरी का हो गया और बाकी 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो गया। टोटल नंबर कितने हो गए? 100। ये आपके 12th फिजिक्स का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरे मार्क्स आपके सामने लिखे हैं। अच्छा, बुक की बात करें, किताब की, तो एनसीईआरटी तो आपको लेना ही लेना है, वो तो मस्ट है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस से हम लोग पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी के अलावा एक किताब और आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बुक आती है सुंदरलाल की आती है, राइटर का नाम है, ये भी अच्छी किताब है। या इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा करे आप एक रेफरेंस बुक और ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक बात आपको और बता दें, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके सिलेबस का 30% भाग कम किया है। ठीक है, अब क्या कम किया है अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि यही जो नीचे के टॉपिक आपके हैं इसी में से 30% को कट करेंगे। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा देते हैं, सब टोटल हम पढ़ा देते हैं। जो कट जाएगा उसको आप बोर्ड पेपर के नजरिए से आप उसको मत पढ़िएगा। ठीक है, बाकी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनडीए आपका है, एयरफोर्स आपका है, नेवी XY, एयरफोर्स XY ग्रुप है, उसके बाद आपको बेसिक एंट्रेंस देना पड़ेगा, IIT JEE है, उसके बाद नीट है, ठीक है, पॉलिटेक्निक है, दुनिया भर IRT है, दुनिया भर के जितने भी एग्जाम है सब में आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप आराम से घर बैठ करके हमारे ऐप्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था आपका 12th का पूरा सिलेबस था, हमने पूरा सब कुछ आपको समझा दिया। अब आज हम लोग
क्लास 12th फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स की पहली यूनिट का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आपका यूनिट फर्स्ट पहली यूनिट आपकी है स्थिर विद्युत्की। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये देखें स्थिर विद्युत्की। ठीक है, अब देखें अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इसमें टोटल 5 अध्याय हैं। तो पहले आपको हम समझा दें को 5 अध्याय कौन कौन से, जो हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए हमने उसको अलग अलग डिवाइड किया है। आप उसको समझ लें पांचों चैप्टर आपके कौन है। देखें इसमें हमने जो डिवाइड किया है, सबसे पहला चैप्टर हमने आपको डिवाइड किया है आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक, ये पहला चैप्टर आपका रहेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने डिवाइड किया है विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद तीसरा हमने डिवाइड किया है विद्युत विभव। विद्युत विभव। उसके बाद चौथा टॉपिक हमने डिवाइड किया है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। और उसके बाद पांचवा जो अध्याय हमने यहां डिवाइड किया है संधारित्र। ये जो है 5 अध्याय हमने अपने मन से डिवाइड किया है स्थिर विद्युत्की के अंदर 5 अध्याय। एनसीईआरटी में आप अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो सब देखेंगे, सब एक में दिया है, हमने अलग अलग करके आपको बताया। ठीक है, और इस 5 अध्याय से अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आपके बोर्ड के पेपर में कितने नंबर का, 8 नंबर का इस 5 टॉपिक से या 5 अध्याय से आने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग पहली यूनिट का आज पहला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है आवेश तथा कूलाम का नियम। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एकदम आराम से पढ़िए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस सारी बातों को समझ करके काम करिएगा। ठीक, रटने का प्रयास मत करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें अध्याय 1 पहला चैप्टर आपका है आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक, ये आपका पहला चैप्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। चार्ज एंड कूलाम्स लॉ, ये आपका पहला चैप्टर है। अच्छा देखें, अध्याय में 2 टॉपिक हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक आपका है आवेश। पहला टॉपिक आपका आवेश है और दूसरा टॉपिक आपका है कूलाम का नियम। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक आपका आवेश है और दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो देखें ये जो आवेश है, ये आपको हम टोटल करीब 5 लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे आवेश, और आपका जो है करीब 3 लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। मतलब टोटल 8 लेक्चर लगेंगे इस अध्याय को खत्म करने में। आवेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। पूरा ये जो आपका स्थिर विद्युत्की है, ठीक है, पूरा जो आपका चुंबकत्व है इसी आवेश की प्रॉपर्टी पर टिका हुआ है। आवेश, उसके बाद कूलाम का नियम। अध्याय में 2 टॉपिक है, एक आवेश है, दूसरा कूलाम का नियम है। ठीक है, तो चलिए अब आइए हम लोग आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। पूरा आप समझ गए, पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया। पहले यूनिट में 5 अध्याय के नाम हमने आपको बता दिए। पहला अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आवेश तथा कूलाम का नियम। इसमें 2 टॉपिक है, एक आपका आवेश है और दूसरा आपका कूलाम का नियम है। तो चलिए अब हम लोग अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय की पहली हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं। पहली हेडिंग हम यहां पर लिख रहे हैं आवेशन। अध्याय की जो पहली हेडिंग है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय की पहली हेडिंग में लिख रहा हूं आवेशन। ठीक, आवेशन, इसकी अंग्रेजी होती है चार्जेशन। ठीक, अब आप ध्यान से आवेशन को पढ़िए कि आवेशन होता क्या है। देखिएगा, देखिए आवेशन हेडिंग पढ़ चुकी है। अब आइए समझते हैं आवेशन क्या है।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, मैं सभी की बात कर रहा हूं। हर वस्तु के अंदर आपको पता है नाभिक होता है। हर वस्तु के अंदर नाभिक होता है। क्लियर है? बोले हाँ। और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये सब बात आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, हर वस्तु के अंदर नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये बात करीब करीब सबको पता होगी। ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, हर वस्तु के अंदर आपका होता है नाभिक के चारों तरफ आपकी होती है वृत्ताकार कक्षाएं। इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इसलिए नाभिक का चक्कर लगाते हैं क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहता है। क्योंकि नाभिक पर प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, तो जो विपरीत आवेश होते हैं, ये सब अभी आगे आएगा, अभी हम चर्चा कर दे रहे हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है। उसी आकर्षण बल की वजह से बेचारे इलेक्ट्रॉन दिन रात नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अच्छा, अब सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि वह नाभिक के सबसे दूर है। एक बार फिर से, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम है, क्योंकि वह नाभिक के सबसे दूर है। तो अगर हम इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें। अच्छा, ऊर्जा खिला पिला के नहीं देना है। ऊर्जा दो तरीके से देना है। या तो ऊर्जा देना है रगड़ कर, या तो देना है रगड़ कर, या तो देना है गर्म करके। ध्यान देना, ठीक है। अगर हम इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, ऊर्जा आप कैसे देंगे? या तो रगड़ करके या तो गर्म करके। तो अगर आप इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, तो ये भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाता है, बाहर। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हर वस्तुओं के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होता है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि वह नाभिक के सबसे दूर रहता है। अगर आप इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दो, कैसे ऊर्जा दे दो? या तो रगड़ करके या तो गर्म करके, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाता है। इतनी बात बताओ, क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताओ, सुनिए। ये देखें, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप सभी लोग, पूरी क्लास छात्रों से खचाखच भरी है। ठीक, अब सुनिएगा, जो छात्र सबसे पीछे बैठे हैं, जो छात्र वहां पर सबसे पीछे वाली लाइन पर बैठे हैं, वो मेरे सबसे दूर है। तो पीछे के छात्रों पर मेरा आकर्षण बल सबसे कम है, और जो छात्र हमारे सामने बैठे हैं, इन पर हमारा आकर्षण बल सबसे कम है। मैं ऐसे इधर से पढ़ा रहा था, उसके बाद बाहर से कोई आवाज आई, बचाओ बचाओ। उसके बाद मैं पीछे मुड़ करके देखा, 3 छात्र गायब हैं। 3 छात्र उठ करके चले गए उसको बचाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो छात्र सबसे पीछे बैठे थे, उन पर मेरा आकर्षण बल सबसे कम था। बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा मिली, बचाओ बचाओ, निकल करके बचाने चले गए। ये देखिए, सामने जो छात्र बैठे, ये लोग निकल करके, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं भी जाकर के बाहर बचाने जाऊं। क्यों? क्योंकि इन पर हमारा आकर्षण बल सबसे ज्यादा था। तो वही बात मैं आपसे यहां पे बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है। अगर आप इसको बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, ऊर्जा कैसे देंगे? या तो रगड़ करके या तो गर्म करके, तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। यहां तक सबका क्लियर है? अब मैं आपको परिभाषा बोल रहा हूं, किसकी? आवेशन की परिभाषा। सुनिएगा ध्यान से। अब आवेशन की परिभाषा होगी कि जब दो वस्तुओं को, मान लिया 2 वस्तु हैं ए और बी, तो जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। यह है आवेशन की परिभाषा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं या दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम लोग कहते हैं आवेशन। क्लियर है? तो आवेशन की परिभाषा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। घटना का नाम आवेशन है। बताइए, क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद देखें, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, जैसे ही परिभाषा हमने आपको बताई दुनिया भर के सवाल बनने शुरू हो गए। सबसे पहला प्रश्न, कौन से इलेक्ट्रॉन निकले? सबसे पहला प्रश्न, कौन से इलेक्ट्रॉन निकले? इसका आंसर है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकले। जब आप दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे, क्या सारे के सारे निकल करके चले गए? नहीं। कौन से निकले? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकले, बाहरी कक्षा के। उसके बाद नंबर 2, इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? क्योंकि रगड़ने से उनको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। जब आपने दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन थे, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम था, रगड़ने पर उनको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा। इसी वजह से वे एक से निकलकर दूसरे में चले गए। अच्छा, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? किससे निकलेंगे? जैसे दो वस्तु ए और बी है, इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ए से निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन बी से निकलेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, इसको निकलने का आपको हम एक तरीका समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखें, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आवेशन, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से इलेक्ट्रॉन निकले? आंसर बाहरी कक्षा के। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन क्यों निकले हैं? क्योंकि रगड़ने से उनको ऊर्जा मिल गई है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? अब आप इसका आंसर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के निकलने का तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसको समझने के लिए एक छोटी सी परिभाषा आपको हम बताते हैं, कार्यफलन। लिखना नहीं है इसको, अभी हम आपको लिखाएंगे, ठीक है? बस केवल आप जान ले, बस। इसकी अंग्रेजी होती है वर्क फंक्शन। आगे आएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, इसको हम पढ़ेंगे, नाभ की भौतिकी में पढ़ेंगे इसको। ये क्या है अभी हल्का सा आपको हम बता देते हैं, जिससे हमारा काम चल जाए। देखें, कार्यफलन की परिभाषा होती है, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं कार्यफलन। फिर सुनिए, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा का नाम है कार्यफलन। जैसे लोहा है, लोहे में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो लोहे में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप उसको एक निश्चित ऊर्जा नहीं दोगे, तब तक लोहे से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उसी निश्चित ऊर्जा का नाम है क्या? कार्यफलन। यह है कार्यफलन की परिभाषा, ठीक है? जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, वो पीछे कोने में 5-6 छात्र जो बैठे थे आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे गुस्सा लगी, हमने कहा, ठीक है, हमने कहा सुनिए, आप क्लास में, सॉरी अभी उसको मैं कंप्लीट करता हूं, इसके पहले एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, सुनिए। एक सामने जो छात्र बैठे हैं, उनसे उनके बगल वाले छात्र ने कहा, ए निकलो क्लास से बाहर जाओ। जो छात्र बैठे हैं सामने, उनसे उनके बगल वाले छात्र ने बोला कि तुम निकलो क्लास से बाहर जाओ। अब छात्र उस लड़के के कहने पर बाहर कभी नहीं जाएंगे। वो लड़का कितना भी कहे निकलो बाहर जाओ, निकलो बाहर जाओ, लेकिन वो लड़का, ठीक है, उस लड़के के कहने पर कभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि किसी भी छात्र को क्लास से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस निश्चित ऊर्जा को कहते हैं छात्र का कार्यफलन। तो इस छात्र को क्लास से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी, वो आपके बगल वाले के पास नहीं है, हाँ मेरे पास है। अगर मैं आपसे कह दूं कि क्लास से बाहर जाओ, तो आपको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि किसी भी छात्र को क्लास से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को छात्र का कार्यफलन कहते हैं।
और जितने भी छात्र क्लास में बैठे हैं सबका कार्यफलन अलग अलग है। किसी का कार्यफलन कम है, किसी का कार्यफलन ज्यादा है। कैसे कम ज्यादा है मैं बताता हूं। पीछे 5 छात्र बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे, मैंने देखा, मुझे गुस्सा लगी, हमने कहा निकलो, 5 लोग निकलो, क्लास से बाहर जाओ। ठीक, अच्छा, उसके बाद अचानक एक छात्र आए, पैर छुए हमारा, बोले सर चल रहे हैं, कल फिर मुलाकात होगी। हमने कहा ठीक है चलो, वे बेचारे तुरंत चले गए। और एक और छात्र अड़ गए, बोल रहे नहीं जाएंगे, हम फीस दिए हैं, कैसे हम क्लास से बाहर जाएंगे, आपकी क्या हिम्मत है, मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब आपने समझा, एक छात्र केवल कहने पर बाहर चला गया और दूसरा बहस कर रहा है, तो उसके बाद मुझे और शक्ति दिखानी पड़ी तब वो बाहर निकले। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों छात्र को क्लास से बाहर निकालने में अलग अलग ऊर्जा लगी है। तो यही दोनों छात्रों का कार्यफलन है, और दोनों छात्रों का कार्यफलन बताइए अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। और दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सबका कार्यफलन अलग अलग होता है। किसी का कार्यफलन कम है और किसी का कार्यफलन ज्यादा है। अब किसका कार्यफलन कम है, किसका कार्यफलन ज्यादा है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया जाएगा किसका कम है किसका ज्यादा। क्लास में जितने छात्र बैठे हैं, ठीक है, कोई सीधा है, कोई गुंडे हैं, कोई महागुंडे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबको क्लास से बाहर निकालने में अलग अलग ऊर्जा लगेगी। इसका मतलब सभी का छात्रों का कार्यफलन क्या है, अलग अलग है। तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कभी, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन बताइए, 5 छात्र आपस में बात कर रहे थे, हमने पांचों से कहा ए निकलो क्लास से बाहर जाओ। बताइए सबसे पहले बाहर कौन जाएगा? इसका आंसर है जिसका कार्यफलन कम होगा। 5 छात्रों में से सबसे पहले बाहर हो जाएगा जिसका कार्यफलन कम होगा, अर्थात जिसको क्लास से बाहर निकालने में कम ऊर्जा लगेगी। अब आप मुद्दे पर आइए, बोलिए ए और बी दोनों को रगड़ा गया, अब बताइए इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? इसका जवाब है जिसका कार्यफलन कम होगा। बस, अब किसका कम है किसका ज्यादा है ये बताना हमारा काम नहीं है, ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, उल्टा आपको दिया जाएगा। अब आप मुद्दे पर आइए फिर से, आवेशन। कार्यफलन बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंतिम बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को उस वस्तु का कार्यफलन कहते हैं। और दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सभी का कार्यफलन अलग अलग होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, यह आपको बताया जाएगा कि किसका कार्यफलन कितना होता है। अब आप आ जाइए आवेशन परिभाषा। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इस घटना को आवेशन कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए, कौन से इलेक्ट्रॉन निकले? आंसर बाहरी कक्षा के। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? क्योंकि रगड़ने से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई। और नंबर 3, इलेक्ट्रॉन बताओ किससे निकलेंगे? आंसर जिसका कार्यफलन कम होगा। अब बताइए तीनों सवालों के जवाब आपको मिले कि नहीं मिले? तो अब आप समझ सकते हैं एक छोटी सी हेडिंग आवेशन कितना हमें चिल्लाना पड़ा, तब आपको ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई। इसलिए हम कह रहे हैं आराम से बिल्कुल समझ के काम करिए। अब बताइए आवेशन सबको क्लियर है कि नहीं? दिमाग में सब लोग बैठा लो। किसी भी 2 वस्तुओं को, कोई भी 2 अलग अलग पदार्थ की वस्तु हो, उनको अगर आप आपस में पकड़कर रगड़ेंगे तो 100% इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में जाएगा। बताइए घटना का नाम बताओ क्या है? इस घटना का नाम आपका आवेशन है। पता है? क्लियर है? अब आइए आपको हम आवेशन की बढ़िया से परिभाषा लिख करके दिखाते हैं कि आप नोट्स जब आप बनाएंगे तब आप नोट्स में कैसे लिखेंगे। आइए परिभाषा देखें। तो परिभाषा में लिख रहा हूं कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन, तब बताएं कौन इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो
जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। यह है आवेशन की शुद्ध परिभाषा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। अब इसमें दो छोटी छोटी बातें आपको बता दें। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि 5 छात्र आपस में बात कर रहे थे। मैंने पांचों से कहा बाहर जाओ। पहले कौन जाएगा? जिसका कार्यफलन सबसे कम होगा, जो सबसे सीधा होगा बेचारा, वो पहले जाएगा, और जो सबसे दबंग टाइप का होगा, गुंडा टाइप का होगा, सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा, पहला पॉइंट। उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट, एक बात आपको हम और बता दें, सुनिए। ठीक है, देखें दूसरा पॉइंट आपका यह है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। यह किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अभी हम आपको लिख करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब आप बताइए, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब है कि उससे इतना द्रव्यमान निकल गया। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब उस वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बताओ वस्तु के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आएगी, कमी आएगी। तो मैं साफ साफ लिख रहा हूं दूसरे पॉइंट में, देखिए ऐसे लिख रहा हूं, मैं कायदे से लिख रहा हूं। दूसरे पॉइंट में देखिएगा कि दूसरे पॉइंट में लिख रहा हूं कि यदि ये देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है भाई, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इंप्लाई करेगा वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी, वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। और अगला देखें, यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बताइए भाई वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। बताओ कितने पॉइंट हुए आपके? 2 पॉइंट आपके हो गए, 2 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आवेशन के बारे में बताओ कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद एक पॉइंट आपको हम और बताते हैं, तीसरा। देखें तीसरा पॉइंट आपका ये है। अब हम आपको सबका द्रव्यमान बता देते हैं। ये पॉइंट आप अभी रट डालिएगा, तुरंत रट डालिएगा। ठीक है, देखें तीसरा पॉइंट जो ये आपका है कि मैं लिख रहा हूं, आप इधर देखें। तीसरा पॉइंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये तीनों द्रव्यमान आज के बाद आपको 24 घंटे याद हो। जैसे आपको अपना नाम याद रहता है, वैसे ये द्रव्यमान तीनों रट डालिए। सवाल में कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। अब आप देख के बताइए, इसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? बोलो भाई, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का? आंसर न्यूट्रॉन का। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा है। माइनस लगा है भाई, अगर माइनस ना लगा होता तब ये ज्यादा होता, माइनस मतलब उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान
मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और ये ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बताइए सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन भारी होते हैं, इसीलिए नाभिक के अंदर आराम से चारपाई बिछा के सोते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसीलिए लगातार दिन रात वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब बताइए तीनों पॉइंट आपको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, एक हेडिंग आपकी खत्म हुई। देखो कितना चिल्लाना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा। एक बार लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूं, और अभी सबको इसी समय सारी बातें रट जानी चाहिए। सभी लोग अपने मन में सोचें, इसको सोच सोच करके आप तैयार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अध्याय की पहली हेडिंग थी आवेशन। आवेशन हमने आपको बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होगा। दूसरी बात कि यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने बताया, प्रोटॉन का बताया, न्यूट्रॉन का बताया, और उसके बाद हमने बताया कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। अब आप बताइए आवेशन के बारे में सारी जानकारी आपको रट गई कि नहीं रट गई? इसको जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग अगले हेडिंग की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए भाई, आवेशन समझ में आ गया। एक हेडिंग हमने आपको बताया केवल आवेशन, उम्मीद है सबको रट चुका होगा। अब आइए दूसरे हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं आवेश। आवेश अंग्रेजी इसकी है चार्ज। आवेश की अंग्रेजी होती है चार्ज। अब आप आवेश को समझिए, आराम से समझिए, बिना किसी तनाव के मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आवेश क्या है, एक छोटे से उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखें, हमने मान लिया ये देखिए आपका बाल है, बाल, ये आपका बाल है, बाल एकदम सूखा है भाई, आपका बाल है, सूखा है, बाल में तेल या पानी कुछ भी ना लगा हो, एकदम सूखा बाल। शैम्पू, पतंजलि के शैम्पू से धुल करके बाल को सूखा डालिए, ये देखिए सूखा बाल। अब आप एक काम करिए, ये देखिए कंघी है आपकी, कंघी, ये देखिए कंघी है। अब आप कंघी को बाल पे रगड़िए। तो जब आप कंघी को बाल पे रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास में ले जाइए। ये देखो कागज के टुकड़े हैं, कौन है ये कागज के टुकड़े हैं। जब आप कंघी को बाल पे रगड़ने के बाद जब आप कंघी को कागज के टुकड़े के पास में ले जाओगे तो आप देखोगे कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। हमको लगता है कि बहुत करीब करीब लगभग सारे लोग इस घटना को या इस प्रयोग को आप कर चुके होंगे, अपनी आंखों से देखे होंगे। जो लोग ना देखे हो तो आज ही घर पे जाके करके देख सकते हैं। इस कंघी को सूखे बाल पे रगड़ो, रगड़ने के पश्चात कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास आप ले जाइए। आप देखेंगे कि कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। बताओ क्लियर है बात? अब समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कंघी को बाल पर रगड़ा तो रगड़ने के बाद कंघी में एक गुण आ गया। जब हमने कंघी को बाल पे रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात कंघी में एक गुण आ गया। उसी गुण की वजह से कंघी ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो कंघी में जो गुण आया है उसी गुण का नाम बताओ क्या है? आवेश है, आवेश। मतलब कंघी ने कागज के टुकड़ों को कब खींचा? रगड़ने के बाद, बिना रगड़े नहीं खींचेगी। इसका मतलब जब आपने कंघी को बाल पे रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात कंघी में एक गुण आ गया, जिस गुण के कारण कंघी ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। बस इसी गुण का क्या नाम है? आवेश। बताओ आवेश क्या है? आवेश वस्तु का गुण है। आवेश क्या है? आवेश वस्तु का गुण है। ठीक, कब आता है? रगड़ने के बाद। बस आवेश और कुछ नहीं है। आवेश वस्तु का गुण है। कब आता है? रगड़ने के बाद। बताओ क्लियर है कंसेप्ट? एक बार आवेश क्या है? आवेश वस्तु, जैसे
आदमी के अंदर गुण होता है, आदमी शरीफ होता है, ईमानदार होता है, बदतमीज होता है, चोर होता है, सभ्य होता है, असभ्य होता है। तो वैसे वस्तुओं में भी गुण होता है। तो आवेश वस्तु का गुण है, कब आता है? रगड़ने के बाद। अब आइए आपको हम आवेश की परिभाषा बताएं। तो आवेश की परिभाषा यह है, आराम से देखिएगा, कंघी का वह गुण जिसके कारण कंघी ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यह है आवेश की परिभाषा। लेकिन ये परिभाषा तो हम लिख तो सकते नहीं है, ये तो हमको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। तो आवेश की परिभाषा क्या होगी? देखिए सुनिए, कंघी ने जब कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा तो इससे जो घटना घटित हुई है, इस घटना का नाम होता है वैद्युत प्रभाव। पूरी दुनिया ने इस घटना को क्या नाम दिया? वैद्युत प्रभाव का नाम दिया। इस घटना का नाम वैद्युत प्रभाव है भाई। कंघी ने जब कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया, इससे जो घटना घटित हुई है, उस घटना का क्या नाम है? वैद्युत प्रभाव। अब मैं आपको आवेश की परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आवेश की परिभाषा है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यह है आवेश की शुद्ध परिभाषा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है, इस गुण का क्या नाम है? इसी गुण का नाम आपका आवेश है। ये परिभाषा इसको लिखेंगे, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। लेकिन अगर सुनिए, एक लाइन में पूछा जाए आवेश क्या है? आवेश वस्तु का गुण है, कब आता है? रगड़ने के बाद। आवेश क्या है? वस्तु का गुण है, कब आता है? रगड़ने के बाद। मैं क्लास में आया, मार्कर उठाया, एकदम आराम से मैं पढ़ा रहा था, ना मैं किसी के ऊपर चिल्ला रहा था, ना मैं किसी छात्र से गाली गलौज, कुछ नहीं, एकदम सभ्यतापूर्वक मैं पढ़ा रहा था। इतने में 5-6 छात्र वहां से उठे और मुझको पकड़कर बोर्ड पे, दीवार पे रगड़ करके उसके बाद भाग गए। अब उसके बाद मुझे गुस्सा लगी, मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, बदतमीज कहीं के, नालायक कहीं के, संस्कार नाम की चीज नहीं है, बताइए टीचर तक को नहीं छोड़ रहे। 15-20 मिनट तक मैं लगातार चिल्लाया। ये जो मेरी झल्लाहट है, यही है आवेश। कब आया? रगड़ने के बाद। बिना रगड़े में कहां चिल्ला रहा था? ये जो रगड़ने वाला गुण है, मैं जो छात्रों को उल्टा पलटा बोल रहा हूं और आप बोल रहा हूं, ये कब आया? जब वो लोग मुझको रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद मेरे अंदर जो भी गुण आया है, जिसकी वजह से मैं झल्ला रहा हूं, उसी गुण का नाम क्या है? आवेश। वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आवेश कुछ नहीं है, आवेश वस्तु का गुण है। कब आता है? आंसर रगड़ने के बाद। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आवेश की परिभाषा आपको बताते हैं। आवेश की परिभाषा जो नोट्स में आपको लिखना, मैं एकदम साफ साफ लिख रहा हूं। आवेश आप समझ चुके होंगे, आवेश कुछ नहीं है, वस्तु का गुण है, कब आता है? रगड़ने के बाद। ये तो खैर समझने की बात हो गई। परिभाषा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है, उसी गुण का क्या नाम है? आवेश। आइए परिभाषा में लिखता हूं। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु का, परिभाषा है किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव की घटना, जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। अब चुंबकीय प्रभाव क्या है, सब आगे आएगा। अभी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, घटना घटित होती है। बताओ क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। घटना घटित होती है, आवेश कहते हैं। ये भाई आवेश की शुद्ध परिभाषा है। भाई किताब में जो कुछ लिखा हो, आवेश की परिभाषा आपकी बेहतरीन परिभाषा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश की परिभाषा है। लेकिन याद रखना एक बात दिमाग में, क्या आवेश क्या है? कुछ भी नहीं। कभी भी आवेश का नाम सुन करके आपको अंदर से घबराहट हो, बेचैनी हो, उलझन हो, तुरंत आपके दिमाग में आ जाए आवेश कुछ नहीं है, नथिंग। आवेश केवल क्या है? वस्तु का गुण है। कब आता है? रगड़ने के बाद। आपकी सारी बेचैनी, उलझन सब खत्म हो जाएगी, तुरंत याद आते हैं। आवेश कुछ नहीं है, वस्तु का गुण है। कब आता है? रगड़ने के बाद।
लेकिन इसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब आवेश के बारे में कुछ बातें बता दें। देखिए नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है आवेश को क्यू से लिखते हैं। आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं? आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। आवेश को क्यू से लिखते हैं, पहला पॉइंट। नंबर 2 आवेश अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? आवेश अदिश राशि है। आपको पता होगा भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है, 11th में पढ़ा चुका हूं, आदिश, सदिश और प्रदिश। तो जिन राशियों में दिशा नहीं होती वो क्या होती? अदिश होती। अब आपको पता आवेश क्या है? आवेश वस्तु का गुण है, गुण में दिशा वगैरह नहीं होती है, इसलिए आवेश होता है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और नंबर 3 में बात कर रहा हूं आवेश व्युत्पन्न। आवेश बोले व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। राशियां करीब 2-3 प्रकार की होती है। मूल राशियां ऊपर में पढ़ा होगा, मूल राशियों की संख्या 7 है, आप जानते ही हैं। तो मूल राशियों के अलावा दुनिया में जितनी भी राशियां हैं सब क्या हैं? सब आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आवेश के बारे में 3 छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक बार अंतिम बार इस लेक्चर में जो आपका हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें लिखना हम भूल गए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं ये आवेश तथा कूलांक का नियम। ये देखिए आपका लेक्चर नंबर आपका 1 चल रहा है भाई, ये लेक्चर नंबर ये देखिए 01, ये पहला लेक्चर हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर 1 में हमने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको सिलेबस बताया पूरा कंप्लीट 12th का, बुक का नाम एनसीईआरटी, उसके बाद एक और रेफरेंस बुक सुंदरलाल की या कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने आपको आवेशन की परिभाषा बताई। पहले आप आवेशन की परिभाषा रट गया होगा उम्मीद है आपसे। उसके बाद फिर हमने आपको आवेश बताया। आवेश के बारे में 3 पॉइंट हमने आपको बताए। आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश अदिश राशि है, उसके बाद आवेश व्युत्पन्न राशि। यहां तक बताइए ईमानदारी से क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप ऐप्स में कमेंट करके, ठीक है, या व्हाट्सएप पे आराम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको उम्मीद है रट चुकी होंगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग जो आगे की हेडिंग होगी उसको हम लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आराम से आप पढ़िए, नोट्स सब लोग कायदे से बना लीजिएगा। ये नोट्स आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है। इंटर में काम तो आएगी, इंटर पास होने के बाद भी बहुत का उपयोगी साबित होगी, इसलिए आप इसको बढ़िया से रफली मत काम करिएगा, एक बढ़िया से नोट्स बना करके सब कुछ लिखते चलिएगा। इसलिए हम बोर्ड पर एक सेंटेंस, एक परिभाषा सब मैं लिखते चलूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक। धन्यवाद।